गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह हुआ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, व्हाट वाज द थ्योरी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और अडेप्टिव रेडिएशन, व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। और हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस सी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। Evolutionary biology is the study of history of the life forms and the earth. What is evolution? What is evolution? Evolution is nothing. It is the study of the life forms on the earth, how the life originated on the earth. What exactly is evolution? To understand the changes in the flora and fauna that have occurred the millions of years ago on Earth. In the evolution, we will talk about what have changes that occurred in the plants and animal over the millions of years. सालों साल में क्या चेंजेस देखने को मिला प्लांट्स एनिमल, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इससे हम लोग कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ से अंडरस्टैंड करेंगे इस चीजों को। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इंडीड यूनिवर्स इटसेल्फ। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में भी कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, स्टार्स और यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द constructed and conjuncted story. This is the story of origin of life and evolution of life forms on the planet Earth. ये स्टोरी हमें क्या है? This story tells about the origin of life out different types of life forms on the earth. Origin of life. How does life originated on the earth? When we look clear at sky, obviously, we will in the night we are we are able to see stars. Looking back in the time, stellar distances were measured in the light year. Stellar distances किस चीज में मेजर किया जाता था? Light year. What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back. जो आज हम लोग देख रहे हैं स्टार्स को, इसका जर्नी आज नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुआ था। एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे होके हमारे आंख तक आज पहुंच रहा। तो हाउएवर वी सी दिस ऑब्जेक्ट इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, वी सी देम इंस्टेंटली। जबकि हमारे जो आसपास का जो सराउंडिंग में है वो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इंस्टेंट देख लेते हैं, इसको हम लोग प्रेजेंट टाइम कहते हैं। देयरफॉर स्टार्स वी अपरेंटिंग इनटू द पास्ट, वी सी स्टार्स, जो हम लोग स्टार्स को आज देख रहे हैं वो किस चीज में देख रहे हैं? वी आर सीइंग इट इन द पास्ट। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसीडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो ओरिजिन है इट इज कंसीडर्ड वेरी यूनिक इवेंट। ये भी अभी मेरिकल टाइप पे देखा जा रहा है। द यूनिवर्स इज वास्ट, इट इज वेरी वास्ट, इट इज रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इज इटसेल्फ ओनली ए पेग, स्पेक। अर्थ सिर्फ एक छोटा सा स्पेक के तरह है। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, 200 बिलियन ईयर्स ओल्ड। साइज ऑफ यूनिवर्स का एज के बारे में पढ़ेंगे तो इट इज 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया था, एक थ्योरी अटेम्प्ट किया गया था अबाउट द यूनिवर्स ऑफ, दैट इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। इसमें क्या, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सी कंप्राइज करते हैं यूनिवर्स। तो गैलेक्सीज में स्टार्स हैं, गैलेक्सीज में क्या, स्टार्स, क्लाउड एंड डस्ट। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इंडीड एक स्पेक है। तो इसमें एक बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसमें क्या बताया गया है कि देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, टॉक अबाउट द एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल फॉर्म। ऐसा एक्सप्लोजन जो हम लोग फिजिकल तौर से इमेजिन नहीं कर सकते। यूनिवर्स एक्सपेंडेड, बिग बैंग थ्योरी के कारण एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के कारण यूनिवर्स एक्सपेंशन हुआ। यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, उसी के कारण टेम्परेचर आया। हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम का फॉर्मेशन हुआ। द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन, गैसेस ग्रेविटेशन के अंदर कंडेंस हुए and formed the galaxies of the present universe, and they formed the galaxy in the solar system of the Milky Way galaxy. Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years ago. सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ को हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसका फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बैक हुआ था।
तो उस वक्त देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्ली अर्थ, अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। जो वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आर रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टेन मास, किसके द्वारा? मोल्टेन मास से रिलीज हो रहे थे। द अल्ट्रावायलेट रेज दैट कमिंग फ्रॉम द सनलाइट ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को किस चीज ब्रेक किए? H2 और O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस एंड द लाइटर H2, जो H2 escaped from the surface। तो ऑक्सीजन जो कि कंबाइंड विथ अमोनिया, ऑक्सीजन गैस कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर CO2 एंड अदर। तो इसी तरह ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ एज इट इज कूल्ड। जैसे जैसे कूल्ड होते गया द वाटर वेपर फेल एज रेन। और वाटर वेपर किस तरह फॉर्म में किए? दे फेल एज रेन। तो टू फिल द ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशन। उसी तरह रेन का फॉर्मेशन हुआ, रेन का होने से ओशियन बना। लाइफ अपियर 500 बिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के फॉर्मेशन के बाद 500 बिलियन के बाद अर्थ का फॉर्म हुआ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो ये देख लिए, दिस इज दी बिग बैंग थ्योरी के बारे में था और द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ टेक प्लेस। तो डिड द लाइफ कम फ्रॉम वाटर स्पेस। तो अब हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या लाइफ बाहर से आया। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ कुछ लोगों का यह मानना है कि लाइफ बाहर से आया। ग्रीक जो अर्ली थिंकर्स थे थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ, कहते हैं हम लोग स्पोर्स वेयर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। तो स्पोर्स क्या कहलाता है? स्पोर्स आर यूनिट ऑफ लाइफ। ये बताया जा रहा था कि ये डिफरेंट प्लैनेट से, डिफरेंट प्लैनेट के ऊपर स्पोर्स के फॉर्म में आया। पैनस्पर्मिया एक फेवरेट आइडिया है जो सम एस्ट्रोनॉमर्स इसके बारे में बात करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट द लाइफ came out from decaying and rotting matter like straw and mud। straw और mud को जो डिके होने के बाद इससे लाइफ आया। तो दिस थ्योरी इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। दिस थ्योरी वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब ये खुद ब खुद बनाने का थ्योरी था। तो लुईस पास्चर बाय केयरफुल, अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया किसके द्वारा? लुईस पास्चर। इन्होंने भी पास्चुरेशन ऑफ मिल्क के बारे में पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वही साइंटिस्ट लुईस पास्चर एक एक्सपेरिमेंट किए, डेमोन्स्ट्रेट किए कि दैट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आया। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा था चीज, उसी से लाइफ आया है। तो इसी सोड इन प्री स्टेलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट व्हाइल इन अनदर। दो फ्लास्क के लिए, एक फ्लास्क जो प्री स्टेलाइज्ड था उसमें उन्होंने यीस्ट को किल किया। he found that the life did not come from killed yeast, while another flask में he opened to it to air and the new life living organism arose from killed yeast। स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ जनरेशन यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया। और however it did not answer the how the life, कैसे आया पृथ्वी पे लाइफ, ये अभी तक आंसर नहीं हुआ है। तो हम लोग पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट और हुए, इसका नाम था ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव बीन प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्या हो सकता है? एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, चाहे आरएनए रहे या प्रोटीन रहे। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल रिवोल्यूशन। और उसके बाद केमिकल रिवोल्यूशन हुआ, मतलब formation of diverse organic molecules from inorganic molecule constituent। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो कंडीशन ऑफ अर्थ वेयर वेरी हाई टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। वोल्केनिक स्टॉर्म्स वहां पे पाए गए थे। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4NH3, वोल्केनिक स्टॉर्म्स था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंटेनिंग CH4 और NH3। In 1953, S.L. Miller, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट, क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन लेबोरेटरी। He also created similar condition in a laboratory। वो क्या किया? He created electric discharge in a closed flask। एक closed flask के अंदर CH4 लिया, H2 लिया, NH3 लिया and water vapor लिया। He observed the formation of amino acid। After this, inorganic forms were used, organic constituent were used। He observed formation of, उन्होंने क्या formation देखा? He observed the formation of amino acid। In the similar experiment observed
अदर फॉर्मेशन ऑफ शुगर, अदर्स क्या देखने को मिला हम लोगों को? फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट एंड फैट. एनालिसिस ऑफ मेट्योर कंटेंट also revealed similar compound indicating the similar process occurring elsewhere in the universe. So we have no idea about how the first replicating metabolic capsule of life arose. हम लोगों के पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि ये फर्स्ट replicating metabolic capsule किस तरह बना. तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ could have been originated 3 billion years ago. ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स अगो आया था, ओरिजिन हुआ था. दे वुड हैव बीन जॉइंट मॉलिक्यूल, चाहे जॉइंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहे, आरएनए प्रोटीन हो सकता है या पॉलीसेकेराइड हो सकता है. और दिस कैप्सूल्स प्रोड्यूस द मॉलिक्यूलर परहैप्स. द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 years, millions years ago. They were probably single cell. शुरुआत में they were single cell. All the life were water environment only. This theory is called biogenesis. This vision of biogenesis मतलब the first life form of life arose slowly through evolutionary forces from non-living molecule. Non-living molecule से life का बनना, this was first form of life को arose होना, this is called biogenesis. Evolution of life forms एक थ्योरी के अंदर पढ़ा गया है, वो हम लोग देखेंगे. कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर, अपने अपने रिलीजियस लिटरेचर है, टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. They tells us about theory in the terms of their own religious literature. तो this theory has three connotation. इस theory का three connotation है. पहला कि all the living things, all the living organisms that we see today are created as such. दूसरा, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आज हम लोग देख रहे हैं वो वैसा ही पैदा किए गए थे. दूसरा था कि दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर. जो डाइवर्सिटी रहेगा वो सेम रहेगा आज भी और फ्यूचर में भी. तीसरा था कि अर्थ 400 इयर्स एगो ओल्ड है. ऑल दीज आइडियाज वेर स्ट्रांगली चैलेंज. दीज आइडियाज वेर चैलेंज ड्यूरिंग द 19th century based on his observation during the siege HMS Beagle around world. HMS Beagle क्या था? एक शिप था. उसके राउंड पे उन्होंने किया चार्ल्स डार्विन और कंक्लूड किया कि दैट द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिइंग डिग्री नॉट अमंग देमसेल्फ. सिर्फ अपने आप में नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग जो लाइफ फॉर्म है वो कुछ सिमिलरिटीज शो करते हैं कुछ डिग्री के ऊपर. बट इट कुड बी लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. वो भी हो सकता है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले देखने को हमें मिला था. मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. बहुत दिनों के बाद अब ये लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता. देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द इयर्स गॉन. समय के जाते जाते डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को एक्सटिंक्शन भी देखने को मिला. तो एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक. हर पॉपुलेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक इनबिल्ट टेंडेंसी होता है. दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इनेबल सर्वाइवल बेटर टू नेचुरल. जो भी नेचुरल कंडीशन को सरवाइव कर पाएगा. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी वाज गिवन बाय डार्विन. उसमें यही बताया गया था कि जो भी नेचुरल लाइफ फॉर्म को सरवाइव कर पाएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज को सरवाइव कर पाया, फूड, फिजिकल फैक्टर्स, वो सबसे ज्यादा आउटब्रेट करेगा. जो कि लेस इंडोर्ड टू सरवाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन. और लेस इंडोर्ड कौन होगा? जो इस चीज को सरवाइव नहीं कर पाए. तो अनदर वर्ड जिन्होंने इस्तेमाल किया था, फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन. According to Darwin, what is fitness? Fitness is nothing but it refers ultimately and only reproductive fitness. He talked about reproductive fitness. मतलब जिसके पास जितना रिसोर्सेस रहेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन शो करेगा. Hence, those who are fit in an environment live more progeny than other. This is called. और उसी तरह they will survive more and hence gain selected by nature. तो this is called natural selection and implied it as a mechanism of evolution. इसी को हम लोग natural selection कहते हैं और it is also implied as a mechanism of evolution. So let us remember Alfred Wallace, एक नेचुरलिस्ट थे जो कि मालय आर्चिपेलागो पे काम किए थे. उन्होंने भी सिमिलर कंक्लूजन निकाला था. In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. टाइम्स के पास होने के बाद न्यू तरह के हम लोग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं. ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड कॉमन एंसेस्टर. जितने भी यहाँ पे लाइफ फॉर्म देखने को मिलता है सभी कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर से शेयर करते हैं.
These ancestors were present at different periods in the history of Earth. हिस्ट्री ऑफ अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स पे वो लोग सर्वाइव कर रहे थे. These were called epochs, periods and eras. इसको हम लोग कौन कौन सा टर्म से डिफाइन कर रहे हैं? These are called epochs, these are called periods and these are called eras. तो what are the, हम लोग पढ़े what are the evidences for evolution? What we are seeing the evidences of evolution? क्या evidence हमारे कुछ ancestors हैं उससे कुछ evidence है? तो हम लोग देखेंगे evidence that evolution of the life form has indeed taken place on earth came from many quarters. बहुत जगह से हम लोग को एविडेंस ऑफ द लाइफ फॉर्म के बारे में देखने को मिलता है. पहला हम लोग को फॉसिल रिमेन्स से देखने को मिलता है. फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक्स. रॉक्स के अंदर हम लोग हार्ड पार्ट ऑफ लॉक को देखने को मिलता है. दैट आर फॉसिल्स. तो रॉक्स form sediment. What does rock form? Rock form sediment and cross section of the earth crust indicate the arrangement of sediment one over the other during the life history. The cross section of the earth crust, the arrangement of they show the arrangement of sediment. जो sediment बच गया उसका हम लोग एक के ऊपर एक हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में बताता है. तो डिफरेंट एज रॉक कंटेंट फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म. जो डिफरेंट तरह के रॉक्स हैं वो हम लोग को डिफरेंट लाइफ फॉर्म के बारे में बताते हैं. हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट. और रॉक फॉर्म हम लोग ये बताते हैं कि वो किस वक्त कौन मरा था उसके बारे में. जैसे हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं. सम ऑफ दिस एग्जांपल इज दैट the example of dinosaurs, they represent extinct organism. जैसे dinosaurs, the study of fossils in different sedimentary layer. हम लोग अर्थ के अंदर जाएं और उसमें igneous layer, sedimentary layer में देखेंगे. तो पहला हम लोग sedimentary layer में देखेंगे. तो they show that the fossils in the different sedimentary layer indicate the geological period in which they existed. The remains in the fossils हम लोग उस वक्त से बता सकते हैं. जैसे अगर sedimentary rock में हमको ये देखने उनका fossils मिला तो ये हम लोग क्या पता चल रहा है? इंडिकेट द इन द टाइम स्केल. वी विल गो टू नो अबाउट टाइम स्केल. The study showed that different life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geographical span. This is called paleontological evidences. This is called paleontological. अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ को देखें और उसमें हम लोग को फॉसिल्स देखने को मिलेगा सेडिमेंट्स के अंदर, so this will call paleontological evidences. एक और था embryological support for evolution. This was first proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain feature during the embryonic stage of. सभी हम लोग all vertebrate के बारे में all vertebrate के embryonic stage में पढ़ेंगे. That all vertebrate that are absent in adult. जैसे for example the embryos of all the vertebrate जैसे हम लोग human develop करता है. The embryos of all the vertebrate including human develop a row of vestigial gill slit that develop vestigial gill slit just behind the head. It is also functional organ only. This is only functional organ in case of fish and not found in another adult vertebra. However, this theory was disapproved by Carl von Baer. So he noted that embryos never pass the adult stage. कार्ल वन वियर क्या किए थे? He disapproved the theory of embryological support for evolution. He noted that the embryos never pass through the adult stage and other animals. तो हम लोग comparative study of morphology and anatomy, similarity, differences in the today तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. ये हमारा yes, these are the dinosaurs. Types of dinosaurs existed during a family tree of dinosaurs and they are living modern day like crocodile, resemble modern day crocodile. These are Triceratops, Tyrannosaurus, Archaeopteryx, Stegosaurus, Brachiosaurus. These are the family of dinosaurs and they are living modern day counterpart organism like आज उसका counterpart रह रहे हैं चाहे birds के form में रहे चाहे crocodile के form में रहे. तो such similarities can be interpreted to understand whether सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को हम लोग क्या सिमिलरिटीज से हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे कि दैट वे देयर एंसेस्टर्स क्या वही चीज सेम शेयरिंग करते थे कि नहीं. जैसे अगर हम लोग वेल्स पढ़ेंगे चीता और बैट्स और ह्यूमन दे और सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स. अगर सबका बोन्स ऑफ फोर लिम्स देखें तो उसमें सिमिलरिटी है. दो देयर फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन देयर
animal. They have similar anatomical structure. The structure of the forelimbs will be the similar. All of them, सभी के पास रेडियस रहेगा, अल्ना रहेगा, कार्पल्स रहेगा, मेटाकार्पल्स रहेगा, phalange. They have the similar structure anatomically. They will similar, but functionally they will perform different function. In these animals, they have same structure developed. इस तरह के एनिमल में बात करेंगे जिसके पास सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड है along different direction due to adaptation, this is called divergent evolution. और उसी तरह डिफरेंट डायरेक्शन में अडेप्ट कर चुके डिफरेंट के नीड से, दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव ग्रेडिएशन एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होमोलोगस. तो होमोलॉगी इंडिकेट, व्हाट डज होमोलॉगी इंडिकेट? दैट इंडिकेट दे हैव कॉमन ancestry. अदर एग्जांपल आर वर्टिब्रेट, हार्ट्स और ब्रेन. इन जैसे प्लांट्स के बारे में बात करें तो दे आर थॉर्न एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविलिया, कुकुरबिटा रिप्रेजेंट homology. What does it represent? It represents homology. Homology is based on the divergent evolution. Where analogy refers to the situation exactly opposite. Homology represent क्या करता है हमें? Divergent evolution की तरफ. और analogy homology के just opposite है. Wings of birds, butterfly and birds दोनों look same करते हैं पर they are not anatomically equal. They are not like. तो these एनाटोमिकली ऐसा स्ट्रक्चर जो एनाटोमिकली सिमिलर देखने को नहीं मिलता है बल्कि फंक्शन एक ही परफॉर्म करते हैं, दिस आर कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हैविंग सिमिलरिटी. अदर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी आर, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी हम लोग देखेंगे. आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स, स्लीपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन. वन कैन से दैट सिमिलर हैबिtat that has resulted in selection of similar adaptive features in different groups organisms but put forward in the same situation. जैसे sweet potato हो गए, and potato is another example of analogy. In the same line of arrangement, उसी तरह arrangement हम लोग देखेंगे. Similarity in the protein and genes performing given function among diverse organisms give the genes and the proteins function performing the same function. They also give some common ancestry. बायोकेमिकल सिमिलरिटीज हमने बताता है कि वे लोग कॉमन एंसेस्ट्री को शेयर करते हैं. मैन हैज ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी. मेंस किसके लिए ब्रीडिंग किए थे? प्लांट्स को, प्लांट्स एनिमल के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए और स्पोर्ट्स के लिए. मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स. दे हैव डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स और क्रॉप्स. जिससे क्या हुआ? दिस इंटेंसिव breeding program has created breed that differ from other breed. Example dog, but still they are same group. Another interesting observation, जैसे एक observation है यहाँ पे देखने को मिला था 1950 में कि during natural selection comes from a concept of natural selection supporting the evolution comes from England. इंग्लैंड में क्या हुआ कि collection of moth को देखा गया before industrialization of past industrialization. इसमें क्या क्या इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर व्हाइट मोथेज ऑन द ट्रीज में क्या था भाई? ज्यादातर व्हाइट मोथ देखने को मिला देन द डार्क और मेलानाइज्ड मोथ. डार्क और मेलानाइज्ड मोथ के अलावा बजाते व्हाइट मोथ ज्यादा देखने को मिलेगा. और ड्यू टू कलेक्शन ऑफ हाउएवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया, बट उसके बाद आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि 1920, दिस वाज कंसेप्ट बिफोर 1980. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या? देयर वर मोर व्हाइट मोथ्स. अब 1920 में क्या देखने को मिला कि देयर वर मोर डार्क मोथ इन सेम एरिया. उसी एरिया में डार्क मोथ ज्यादा देखने को मिला और द पॉपुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन गेट रिवर्स्ड. पहले क्या देखने को मिल रहा था? व्हाइट मोथ ज्यादा देखने को मिल रहा था, पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट मोथ वेयर मोर देन दी डार्क मोथ. तो अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क मोथ का पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिला. तो द एक्सप्लेनेशन पुट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन इससे निकला कि प्रेडेटर्स विल स्पॉट ए मोथ अगेंस्ट contrasting background. During the post-industrialization period, after the industrialization, the tree trunk became dark. The tree trunk dark हो गया due to industrial, उस पे industrial smoke और fruits जम गए. Under this condition, the white moth did not survive due to predators. ये predators होने के कारण वे लोग survive नहीं कर पाए. डार्क जो कि मेलानिन मोथ सर्वाइव कर पाए क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट भी डार्क बन गया.
due to deposition of soot and smokes. So before industrialization set in, a thick growth of white colors lichen covered the trees in that background, and white moths survived. Before industrialization, we can say that the white color lichen जो कि ट्री को कवर कर रहे थे बैकग्राउंड में और व्हाइट विंग थे ये वो सर्वाइव किए और आफ्टर इंटेलाइजेशन व्हाइट विंग डिसअपियर्ड और उसी तरह डार्क मोथ का पॉपुलेशन बढ़ से गया तो दे विल नॉट ग्रो इन दी एरियाज दैट आर पोल्यूटेड और हम लोग लिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट पढ़े थे कि व्हाट आर द लिकेंस दे आर आल्सो इंडिकेटर्स ऑफ द पोल्यूशन how because lichens will not grow in the area that are polluted hence moths were able to camouflage themselves moths अपने आप को camouflage किए hide in the background survived और इसी प्रकार survive किए this understanding support the fact that areas where industrialization जहाँ पे नहीं हुआ जैसे कि हम लोग rural area में बात करें the count of melanic moth was low their count of melanic moth was low this showed about mixed population. Similarly, excess of herbicide pesticide has only resulted in the selection of resistance varieties in much lesser time. जो कि हम लोग excess use of herbicide and pesticide has resulted in the selection of resistance variety. Excess use of उससे क्या हुआ हम लोग लेस टाइम के अंदर रेसिस्टेंस वैरायटीज ऑफ देखने को मिला. This is also true for microbes which can employ antibiotic or drug against eukaryotic organisms. So it is a stochastic. तो हम लोग कह सकते हैं evolution is not a direct process. Evolution is not a direct process. It takes time. It is a stochastic process based on the chances in the nature and mutation in the organism. अब हम पढ़ेंगे what is adaptive radiation. During the journey of Darwin, he went to Galapagos Island. There he observed an amazing diversity of creatures. वहाँ पे उन्होंने फिंचेस को देखा, स्मॉल बर्ड्स को देखा, ब्लैक बर्ड्स जिसको लेटर को उन्होंने डार्विन फिंचेस को नाम दिया. He realized that there were many varieties of finches in the same island. उस आइलैंड में बहुत सा फिंचेस थे, varieties के फिंचेस थे. All the varieties he conjoined evolved on the island itself. वो जो आइलैंड पे उन्होंने देखा जितने तरह के वैरायटी थे वो अपने आप को इवॉल्व किए थे उसी आइलैंड के लिए. फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स कौन कौन से फीचर देखने को मिला उन्होंने सीड ईटिंग फीचर्स थे. मेनी अदर्स फॉर्म वेयर अल्टर्ड बिग्स किसी के पास बिग्स अल्टर्ड अरोज थे इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन फिंचेस. अल्टर्ड फिश होने के कारण दे हैव they able to become insectivorous or vegetarian finches. The process of evolution of different species in a different geographical area, starting from a point and literally radiating to other geographic area, what is called adaptive radiation. Adaptive radiation एक process है, एक species के अंदर अपने आप को इवॉल्व करने का तरीका है. geographical area के अंदर हमने एक तरह से इवॉल्व कर लिया है और उस प्रोसेस को इवोल्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया से दूसरी जगह ज्योग्राफिकल एरिया को लेके जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड सीन ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन. तो डार्विन रिप्रेजेंट वर्ल्ड बेस्ट रिप्रेजेंट द एडेप्टिव रेडिएशन का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा डार्विन्स फिंच. दूसरा एग्जांपल हम लोग बात करेंगे. दिस इज एग्जांपल इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. इसमें क्या हो रहा है ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर evolved from ancestral stock but all within the Australian marsupials के अंदर they have evolved from the ancestral itself. तो क्या हुआ when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in isolated geographical area representing different habitat. One can call this called evolution conservation. We call is called convergent evolution. Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation. Placental mammals जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, they also show adaptive radiation, evolving into varieties of such placental mammal, each of which disappears. जैसे हम लोग placental mammal के केस में देखेंगे, ये मोल है, ये अपने आप को डेवलप marsupials मोल, anteater, numb anteater, moss, marsupial moss. They have developed
और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लेमोर था वो अपने आप को एवोल्यूशन शो किया, लेमोर से स्पॉटेड कस्कस में चेंज हो गया। दीज आर सोच दिस अडेप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल्स के केस में, adaptive radiations of marsupials in the Australia, kangaroo marsupial, red band anteater, tiger, sugar slider. What is called biological evolution? Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular form of life differences in metabolic capabilities originated there. This Darwin have given the essence of Darwin theory about evolution is natural selection. What is the main theory of given by Darwin? This type he talk about natural selection. Adaptive radiation is Adaptive radiation is inherited in has genetic basis. Fitness is the end product of ability and get adapted. So what are the two main concepts for evolution? Darwin theory of evolution. Natural branching, descent and natural selection are the two key concepts of evolution. Even before Darwin, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिसको लामार्क थे, he had said that evolution of life form occurred but driven by the use and disuse of organ. उन्होंने यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में बताया था। लामार्क हैड टोल्ड अबाउट द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कैसे बताते हैं कि जैसे एग्जांपल लेते हैं जिराफ हु इन अटेम्प्ट टू फोरेज लिव्स ऑन द टॉल ट्री हैड टू अडॉप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ नेक करके जिराफ का गर्दन लंबा हुआ। एज दे पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया, ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक, उसी तरह दे हैव एक्वायर्ड द करेक्शन ऑफ इलोंगेटेड नेक। जिराफ स्लोली ओवर द ईयर केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक। अब एक क्या चीज है कि इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। द वर्ल्ड वी सी इन एनिमेट एंड एनिमेट, जो आजकल हम दुनिया देख रहे हैं, इज द ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ टराई, इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। ऑल वी सी इज द सक्सेस स्टोरी, मतलब अपने आप को लोग इवॉल्व करते हैं। तो वी ट्रीट इवोल्यूशन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ प्रोसेस, जिसको हम लोग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। वही और कुछ नेचुरल, देयर वी विल टॉक अबाउट थॉमस माल्थस, he has it worked on. We will talk about the work of Thomas Malthus. Natural selection is based on certain observation which are factual. What is natural selection? तो देख लिए थे, these are consequences of the process and these are based on the certain observation. जैसे natural resources are limited, कुछ observation है जो हम लोग देखते हैं कि natural resources limited है, population are stable in size except for seasonal fluctuation, vary in characteristic, in fact two individuals are alike even though they are superficially। तो इसी तरह से हम लोग इसी तरह से पॉपुलेशन के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में थॉमस माल्थस ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ड्यूरिंग द डार्विन वाज ही asserted that what does Darwin asserted? The novelty and brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variation which is heritable and which make resource partitioning better therefore will enable only to reproduce and leave more progeny। तो डार्विन क्या बता रहे थे कि जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस रहेगा वो विल प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। What is called salt? Hugo de Verge, in the first century of 20th century, Hugo de Verge, based on the work of, he was working on evening primos. He come upon the idea of mutation. Mutation is large scale differences arising suddenly in population. उनका क्या belief था कि mutation which causes evolution and not the minor variation that the Darwin talk. Mutation क्या है जो variation cause कर रहा है, वो चीज नहीं जो डार्विन बात कर रहे थे। तो डार्विन वेरिएशन क्या है भाई, स्मॉल है और डायरेक्शनल है। इवोल्यूशन ऑफ डार्विन वाज ग्रेजुअल, डार्विन के इवोल्यूशन क्या था, ग्रेजुअल। और डी वेरिज क्या बिलीव करते थे कि म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन एंड इट इज कॉल्ड साल्टेशन। साल्टेशन इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। दिस फ्रीक्वेंसी इज in a given population one can find out frequency of occurrence of genes or allele। genes और alleles का frequency को occurrence के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। this is given by Hardy Weinberg equilibrium और Hardy
हार्डी-विनबर्ग थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिस प्रिंसिपल वाज एलील फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन स्टेबल है एंड इन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन पूल, टोटल जीन पूल भी कांस्टेंट, the gene pool and their alleles in a population remains constant. This is genetic equilibrium. The sum total of allele, अगर sum total of all frequency को 1 मान लिया जाए तो the individual frequency for example p q etc indeployed p and q represent, p और q क्या represent करेगा, that will represent the frequency of allele a and allele a. p frequency of allele capital A or Q frequency of allele small a. The frequency of capital A and individual in population is similar to P square. तो P square plus Q square is equal to plus 2PQ is equal to 1. This is Hardy-Weinberg equilibrium. तो इसमें क्या बताया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर स्मॉल ए को Q स्क्वायर और कैपिटल ए को P स्क्वायर, कैपिटल ए को P स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ is equal to 1. This is given by the probability of an allele A with frequency जिसका P है appear on the both chromosome of diploid individual is simply to the product of the probabilities. It means P square. उसी तरह स्मॉल ए और स्मॉल ए का जो जीन है हम लोग Q स्क्वायर देखे थे, तो उसमें दिस इज कॉल्ड हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, चेंज ऑफ frequency of alleles in population would be interpreted as a resulting in population. So 5 factors. What are the 5 factors that affect the Hardy-Weinberg equilibrium? These are gene migration और gene flow बोलते हैं, genetic drift, mutation, genetic recombination, natural selection. What is called founder effect? ये पढ़ने की जरूरत है कि what is called sometimes the change in the allele frequency is so different in a new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founder and this effect is called founder effect. तो एलील में इतना ज्यादा चेंजेज आ जाता है कि न्यू डिफरेंट स्पेसीज बन जाता है. This is called founder effect. Microbial experiments show that the pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new prototype. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या हो रहा है इसमें. नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच. अब ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है. नेचुरल सिलेक्शन स्टेबलाइजेशन की तरफ कब लेके जाएगा, व्हेन 2 इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर. जब 2 इंडिविजुअल मीन कैरेक्टर एक्वायर करेगा तो स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा. डायरेक्शनल चेंज कब, जब मोर 2 इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर. और डिसरप्शन की तरफ कब लेके जाएगा, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ द एंड. यहाँ पे ये एग्जांपल से अच्छा से क्लियर है. स्टेबलाइजेशन की तरफ कब लेके जा रहा है, ए में मीडियम साइज, ए शो अबाउट स्टेबलाइजेशन, बी शो कर डायरेक्शनल और सी इसमें 2 पीक देखने को मिला हमको. अब पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन इन द केस ऑफ डिसरप्शन का केस है, और ये डिसरप्शन का केस है, और दिस इज डायरेक्शनल का केस है, और ये स्टेबलाइजेशन का केस है. फर्स्ट इज द केस ऑफ स्टेबलाइजेशन. A brief account of evolution. Now we will talk about millions years ago the first cellular form of life appeared on the earth. कैसे कैसे millions years ago हम लोग को फर्स्ट लाइफ फॉर्म देखने को मिला. तो इसमें क्या हुआ, slowly single celled organism become multicellular time. सिंगल सेल से मल्टीसेलुलर सेल देखने को मिला. By the time of 1500 million years ago, invertebrates were formed and active. Jawless fish probably evolved around 350 million years ago. Seaweed and fish plant existed probably around 320 years ago. This should be learned. जैसे they were first organism that invaded the land were plant.
What were the first organisms that invaded the land? The first invaded their land were plant. They were widespread on the land, and when the animals invaded land, fish with a stout and strong fins could move on land and go back to water. ये भी याद रखना है कि first amphibians that lived on the land, amphibians were first that live on the land both in water. इसको हम लोग लोबफिन्स से बोलते हैं. ये एनिमल्स वेयर लोबफिन evolved into amphibians that could live land and water. तो ये आप लोग या एग्जाम में ये सब पूछ सकता है. तो ये सब फैक्चुअल पॉइंट याद रखें. जायंट फर्म जिसको हम लोग आज टेरिडोफाइट्स कहते हैं, they were present but they were fail to form cold deposits. Slowly some of these land reptiles become went back into water to evolve fish-like reptiles. They probably 200 million years called Ichthyosaurus. The land reptiles were of course the dinosaurs that were biggest of them, जिसको हम Tyrannosaurus rex कहते हैं, was 20 feet in height and had huge dagger-some like teeth. The first mammals that were like shrews. Their fossils are a small size. Mammals were viviparous, मतलब they मिल्क प्रोड्यूसिंग है और बच्चे भी देते हैं. They produce baby protected their unborn young ones inside the mother's body. Mammals were only intelligent in sensing and avoiding danger at least. South American resembling horse. There were in South American mammals resembling horse. South Africa में horse की तरह resemble करते हुए mammals को देखने को मिला. Hippopotamus, rabbit and bear. Due to continental drift के कारण then South America joined North America. जब South America और North America आपस में जुटे due to continental drift, these animals were overridden by North American fauna. और ये North American fauna से override होगा. Due to the same continental drift, most mammals of Australia survived. और वही सेम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ऑस्ट्रेलियन में जितना भी कंगारू है या मैमल है, दे सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर एनिमल. तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका केस में हम लोगों ने क्या देखा, वहां पे जितना एनिमल्स थे वो ओवर रीड हो गए नॉर्थ अमेरिका के फौना के कारण, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जब इंटरकंटिनेंटल ड्रिफ्ट देखने को मिला तो वहां पे सरवाइव कर गए. यहाँ पे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में दे गेट ओवर रीडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना और यहाँ सरवाइव कर गए ड्यू टू लैक ऑफ मैमल्स. अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन. मैन के बारे में क्या सोचे. अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो पिरामिड्स जिसको हम ट्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्टेड. दे वेयर hairy and walk like gorillas and chimpanzees. Ramapithecus क्या था, walk most just like man, while Dryopithecus किसके तरह ape like था. Few fossils of the man's bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. में कुछ मैंस का फॉसिल देखने को मिला है. This revealed hominid features leading to the belief that ये क्या बिलीव करता है कि about 3 to 4 million years ago man like pyramids walk in eastern Africa. Man like कुछ pyramids थे जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में रहते थे या वॉक करते थे. दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन, इनका हाइट 4 फीट से कम नहीं था, बट वॉक्ड अपराइट, बट सीधा चलते थे. 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलियोपिथेकन्स प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका. ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ऑस्ट्रेलियोपिथेकन्स को भी पाया गया. एविडेंसेस क्या, दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट दे आर फ्रैग्रिवोरस फ्रूट ईटिंग. Some of the bones among the bones discovered were different. The creature was first called human being, जो हम लोग आज human being कहते हैं. The hominid, ये क्या थे, hominid थे and was called, they were called Homo habilis. The brain size were between 650 to 800 cc. They probably did not eat meat. Fossils discovered in Java 1981 क्या रिवील करता है नेक्स्ट स्टेज. It means Homo erectus का स्टेज about 5, they were found 1.5 million year ago. Homo erectus का ब्रेन साइज क्या था, अराउंड 900 cc. Homo erectus ate meat. The Neanderthal man with जिसका ब्रेन साइज 1400 cc lived in near the eastern central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. They hide, protect their body and buried dead. Homo sapiens arose in Africa. Homo sapiens कहाँ arose हुए, अफ्रीका में, and moved different continent and developed into distinct races.
और अपने अपने रेसेस में, डिफरेंट रेसेस में डेवलप करें। ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapiens arose. कौन सा रोज हुआ? मॉडर्न होमो सेपियंस। प्रीहिस्ट्रिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000 years ago. उसका आज हम लोग बेस्ट सच केव पेंटिंग प्रीहिस्ट्रिक ह्यूमन को हम लोग भीमबेटका रॉक शेल्टर रेजिन्स जो मध्य प्रदेश में है वो देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर जो आया 10,000 साल पहले आया एंड ह्यूमन सेटलमेंट में शुरू किया गया। द रेस्ट व्हाट इज हैपेन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन।